कि आप लोग सब लोग ना यहाँ पे बहुत गलत कर रहे हो। मुझे आपका नहीं पता। देखिए, मैं आपको नहीं जान रहा हूँ, मैं उनको नहीं जान रहा हूँ। उन्होंने तो हमारे साथ फ्रॉड किया ना। आप ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारा आगरा में दूसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं फतेहपुर सिकरी। बिकॉज़ आगरा में जो भी चीज़ें देखनी थी वो हमने कल देख ली। मोस्टली जो जो चीज़ें देखनी थी वो देख ली है। अब यहाँ से जो फतेहपुर सिकरी है वही नियर बाई सबसे एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। और फतेहपुर सिकरी आगरा फोर्ट से अराउंड 36 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से आप बाई बस, ऑटो, टैक्सी कैसे भी जा सकते हैं। सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है बस। तो हम लोग भी आगरा से फतेहपुर सिकरी बाई बस ही जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ होटल से निकल करके ईदगाह बस स्टैंड जा रहे हैं। वहाँ से हम बस लेंगे फतेहपुर सिकरी के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे क्या क्या होता है सारी चीज़ें। नहीं, मैं ऐसे वीडियो में स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैंने की बहुत ही बेवकूफ़ी वाली काम। क्योंकि मैंने क्या किया, आगरा से फतेहपुर सिकरी के लिए ऑनलाइन बस बुक कर लिया। ठीक है, और वो भी राजस्थान राज्य परिवहन वाला जो होता है वो हमने बुक कर लिया, और वो बस हमसे मिस हो गई। सामने थी बस, किसी ने भी हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी और वो बस हमारे आंखों के सामने निकल गई। कोई भी ऑनलाइन बुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लॉस हो गया होता है। कोई बात नहीं, चलता है। चलो ठीक है, मैं फारा खा रहा हूँ, आपको रख नहीं, ज़्यादा भी होती है। अरे ठीक है। बट जो हमारे बस कंडक्टर साहब थे वो बहुत ही अच्छे थे, तो उन्होंने हमें कुछ डिस्काउंट दे दिया। उन्होंने कहा यार वैसे तो आपका लॉस हो ही गया है, चलो कुछ फ़ायदा मैं करा देता हूँ। तो 55 रुपये आपके लगते हैं आगरा फोर्ट से फतेहपुर सिकरी जाने के लिए। और इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं जो कि हर 20 मिनट में आपको ईदगाह बस स्टैंड से मिल जाएंगी। तो कोई भी आपको ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ईदगाह बस स्टैंड जाओ और वहाँ से बस पकड़ो और सीधा फतेहपुर सिकरी पहुँच जाओ। दोस्तों, हम लोग फतेहपुर सिकरी पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये बस स्टैंड है और बस स्टैंड से ठीक सामने यहाँ पे किला है। तो आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा फतेहपुर सिकरी की बस पकड़ो, आपको बस स्टैंड यहाँ उतार देंगे और यहाँ से ठीक आपको सामने में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। हर चीज़ जो भी फतेहपुर सिकरी में घूमने के लिए जगह है, किला है, बुलंद दरवाज़ा है, वो सब कुछ आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ से अब अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि अंदर में क्या क्या है। वैसे तो हम यहाँ पे भी गाइड नहीं लेने वाले थे, लेकिन बाहर में हमें एक आदमी मिला और उसने बहुत रिक्वेस्ट की, मतलब पीछे ही पड़ा हुआ था, वो छोड़ ही नहीं रहा था कि सर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी कमाई इसी से होती है। तो फिर हमने उनको हायर किया कुछ पैसे दे करके। दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा के बारे में जानने के लिए हमें आज से लगभग 600 साल पहले जाना होगा। इसका निर्माण सन 1571 ईस्वी में अकबर ने, जब वो गुजरात पर विजय प्राप्त करके आए थे, तो उसकी स्मृति के तौर पर इसे बनवाया था। 42 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाज़ा लगभग 54 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। चूंकि ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है, इसलिए इसका नाम बुलंद दरवाज़ा पड़ा है। क्योंकि बुलंद का मतलब सबसे महान या सबसे ऊंचा, तो इसलिए बुलंद दरवाज़ा इसे कहा जाता है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसके स्तंभों पर कुरान की आयतें भी खुदी हुई हैं। दरवाजे के ऊपर ईसा मसीह से भी संबंधित कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। उन पंक्तियों में यीशु ने कहा कि यह संसार एक पुल के समान है, इस पर से गुजरो अवश्य, लेकिन इस पर अपना घर मत बना लो। जो एक दिन की आशा रखता है वह चिरकाल तक आशा रख सकता है, जबकि यह संसार घंटे भर के लिए ही टिकता है। इसलिए अपना समय प्रार्थना में बिताओ, क्योंकि उसके सिवा सब कुछ अदृश्य है। बुलंद दरवाजे पर बाइबल की इन पंक्तियों की उपस्थिति को अकबर को धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। हाँ, प्रदेश हुआ रेती मोड़ सनी देवल का। अच्छा सर, वो भी बच्चे के लिए मन्नत कर रहे हैं, सनी देवल में था। मूवी स्टार कहते हैं कि 3 दफे आ चुके हैं, इनको 3 दफे मन्नत पूरी हो चुका है। संजय दत्ता 2 तो वहाँ जाकर के हमें यह पता चला कि यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है और काफ़ी सारे फिल्म स्टार्स और बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए। बिकॉज़ ये जो दरवाज़ा है ये जामा मस्जिद की तरफ खुलता है और अंदर में एक बहुत बड़ा आंगन है और सामने ही सलीम चिश्ती की दरगाह है। तो वहाँ पे लोग धागा बांधने आते हैं, चादर चढ़ाने आते हैं। उसकी भी क्या हिस्ट्री है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। शेख सलीम चिश्ती एक सूफ़ी संत थे और उन्होंने अकबर और उनके बेटे को
आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में सलीम जहांगीर के नाम से जाना जाएगा। तो ये है वो लेडीज़ के लिए है, और ये जो बाहर में जितनी कब्रें दिख रहे हैं वो सारे जेंट्स के। तो अकबर ने इस समाधि का निर्माण संत के सम्मान में लगभग 1580 से 1581 के बीच करवाया था। आज यह समाधि वास्तुकला और धर्म निरपेक्षता का अनुपम उदाहरण है, जहां इसके दर्शनार्थ विभिन्न समुदाय के लोग आते हैं। यहाँ से ये 3 जगह जाती है, आगरा, दिल्ली, लाहौर। लाहौर मीन्स पाकिस्तान। हाँ। जो अनारकली थी, अकबर के लड़के से प्यार करती थी, वो नौकरानी थी। अकबर को पसंद नहीं था, अनारकली को इसके अंदर चुनवाने का ऑर्डर दे दिया था। चुनवाई नहीं, उसको यहाँ से अंडरग्राउंड लाहौर पाकिस्तान निकाल दिया। ओह अच्छा। तो रास्ते टूट चुके हैं, लॉक कर दिया है। उस सामने ज़माने की पत्थर के एयर कंडीशन है, हवा में बिना लाइट के एयर कंडीशन। उस ज़माने में लाइट नहीं होती थी, एसी नहीं होती थी, पहले के पत्थर के कूलर होते थे। ऊपर से अंदर हाथ डाल के देखो ऊपर में, इसके अंदर अच्छा, इसके अंदर हाथ डाल, पूरा खाली है। अच्छा ओके। हवा आता है। खाली है ये ऊपर से एकदम, इसके ऊपर से खाली है। हाथ है देखो ऐसे चला जा रहा है, ये कुछ नहीं। छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा जो मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगी, वो ये कि जब हम चादर खरीद रहे थे चढ़ाने के लिए दरगाह पे, तो इन्होंने जो चादर का प्राइस हमें बताया 1100 से लेकर के 5100 रुपये तक का, विच वॉज़ लाइक अ फ्रॉड। क्योंकि जब हम यहाँ से बाहर निकले तो हमें बाहर में एक साइन बोर्ड दिखा जहाँ पे लिखा हुआ था कि 50 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक के बीच में चादर की कीमत है। तो ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए था। तो आप भी अगर जा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना। देखिए गाइस, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो चादर का रेट है वो आकार के हिसाब से 50 रुपये से 500 रुपये के बीच होता है। ठीक है। कमेंट दिए फतेहपुर सीकरी। अकबर ने गुलाम जीता था खानदेश, गुजरात, अहमदनगर से चांद बीबी सुल्तान फतेह करने के बाद इसका नाम दिया फतेहपुर सीकरी। जो बुलंद दरवाजा पहले छोटा था उसको बड़ा करा, वर्ल्ड फेमस गेट बना दिया। ये सामने सीकरी गांव है, ये राजस्थान बॉर्डर सामने है स्टेज, तो गाड़ियाँ चल रही हैं स्टेज सामने, दिखाऊंगा आपको उधर। इधर देखिए आप, रेड एंड वाइट बिल्डिंग देखते हैं सामने, रेड वाला रेड एंड वाइट ये सामने, इसको बोलते हैं रंग महल। रंग महल, रंग माने खुशी का महल। अच्छा। अकबर के पास लगा हुआ था ना सलीम, हाँ। वहीं पर पैदा हुआ था। अच्छा अकबर का रहने का जगह पहले वही था। अच्छा। और ये सामने दिखते हैं छोटे बड़े दरवाजे, 6 डोर हैं, ये 6 दरवाजे हैं। दिखने में लगते हैं हमको छोटे बड़े दरवाजे, मगर गेट पूरे एक ही साइज के, पूरे 6 गेट दिए। तो सामने में लैंप दिखता है, वो अकबर गेट में पूरा गोल्ड का, ब्रिटिश लोग आया सारा फाड़ के ले गया, तामीर का लगा दिया। यहाँ पर उस जमाने में लेडीज़ लोग नमाज पढ़ा करती थी, पर्दा सिस्टम, लेडीज़ बंद कर दिया, जेंट्स लोग आज भी वहाँ पे अंदर में कुछ बहुत अच्छे शिल्पकार भी हैं जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। लाइक वही पत्थर की बनी हुई कुछ नक्काशी, जिसमें हाथी का एक पत्थर का बना हुआ दिखा, और उसके अंदर में 2 हाथी और ऐसे ही फिट किए हुए थे। तो और इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें थी, सब संगमरमर के बने हुए थे। तो ऐसी चीज़ें भी आप परचेज़ कर सकते हो अंदर से। इट वाज क्वाइट कॉस्टली, बट बहुत ही यूनिक पीसेस थे वो। और मैं इसके टाइमिंग्स के बारे में बता देता हूँ। ये सुबह में 8 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक खुली होती है। और विज़िट करना तो ऑफ कोर्स मैं कहूँगा कि ठंड में आए तो ज़्यादा अच्छा है। चूँकि ये एक दरगाह है तो एक मतलब बहुत ही पवित्र स्थल है, तो यहाँ पे आने से पहले अपने जूते चप्पल उतार के आने होते हैं। यहाँ से निकलने के बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट विज़िट था वो था अकबर का किला, जो कि ठीक यहाँ से बाहर आने के सामने ही आपको दिख जाएगा। तो चूँकि ये पुरातत्व विभाग के अंदर आता है, तो यहाँ की भी एक एंट्री टिकट है जो कि 20 रुपये पर पर्सन। आपको नहीं जान रहा हूँ, मैं उनको नहीं जान रहा हूँ। उन्होंने तो हमारे साथ फ्रॉड किया ना। 1100 की चादर, 2100 की, 5100 की चादर, यहाँ साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि 50। गलत कर रहे हैं आप। नहीं चाहिए, नहीं, आप लोग खुद से पहले कर लीजिए ये सारी चीज़ें। और एक्चुअली दरगाह के अंदर जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उस चीज़ से मैं बहुत नाराज़ था।
तो मतलब वहाँ के लोगों से मेरा भरोसा थोड़ा सा उठ गया था। बट फिर मैंने सोचा कि यार ये एक जगह की बात नहीं है, ये किसी रिलीजन की बात नहीं है, ये आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो तो वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं, तो आपको इनसे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट जितना ज़्यादा नॉलेज रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे भी ऐसे गाइड्स होते हैं जो कि कहते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड होते हैं, तो आप चाहो तो इनको हायर कर सकते हो, बट नहीं चाहो तो नहीं करोगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। क्योंकि जब आप अंदर जाओगे, किसी भी जगह के सामने जाओगे, तो वो क्या है उसके बारे में सारी चीज़ें वहाँ ऑलरेडी मेंशन होती है, तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत गाइड की नहीं होती है। तो अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहो तो हायर करो, नहीं चाहो तो नहीं हायर कर सकते हो। तो चलिए अब अंदर की बारे में हम आपको बताते हैं कि अकबर का किला कैसा था, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। इस वक्त हम हैं घोड़ों के अस्तबल वाले एरिया में। तो ये पूरा का पूरा जो देख रहे हो आप, सारा का सारा अस्तबल है। ये देखो, जैसे खूंटे से घोड़ों को बांध के रखा जाता था, इन खूंटों से, ये सब जो आप देख रहे हो। अकबर एक सफल राजा होने के साथ साथ बहुत ही बड़ा कला प्रेमी भी था, और इस शहर का निर्माण अकबर ने स्वयं अपनी निगरानी में करवाया था। अकबर निसंतान था। संतान प्राप्ति के सभी उपाय असफल होने पर उसने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से प्रार्थना की। इसके बाद पुत्र जन्म से खुश और उत्साहित अकबर ने यहाँ अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। लेकिन यहाँ पानी की बहुत कमी थी, इसलिए केवल 15 साल बाद ही राजधानी को पुनः आगरा ले जाना पड़ा। वैसे तो ये बिरबल का मकान है, लेकिन इस जगह में पहले अकबर की जो पहली दोनों रानियां थी, रुकैया बेगम और सुल्ताना बेगम, वो दोनों यहाँ रहा करती थी। इसके चारों ओर पहले पत्थर की जालियां हुआ करती थी, लेकिन अब ये चारों ओर से खुला हुआ है। ये 2 मंजिला इमारत है। ग्राउंड फ्लोर पे जाना पॉसिबल है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे जाना अलाउ नहीं है। तो आप जो भी देख सकते हैं नीचे से ही देख सकते हैं। और इसकी जो नक्काशी है वो आपका मन मोह लेगी। मतलब ऐसे हाई लेवल्स के वहाँ पे आर्किटेक्चर आपको दिखेंगे, यू कैन नॉट बिलीव दैट। सही में बहुत मतलब बारीकी डिजाइन है, कितना सुंदर किया होगा। ऊपर देखिए ना। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे जोधाबाई महल में। जोधाबाई जो कि अकबर की तीसरी पत्नी थी, और उन्होंने अकबर से स्पेशली ये बात रिक्वेस्ट की थी कि उनका महल अलग होना चाहिए, जिसमें कि पूरे हिंदू रीति रिवाज से ही सारी चीज़ें बनी होनी चाहिए। तो अकबर ने उन्हें एक अलग से महल बना करके दिया था। लेकिन यहाँ पे आकर के आपको अपनी छाप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं बताना है कि यहाँ पे कौन आया था। हाँ, किसी को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ पे कौन आया था, ठीक है? तो मत किया करो, ये सब बहुत बेकार है। गाइस देखो, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, ये सब एक हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, है ना? ये बहुत एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो इनको बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे गंदा करना शोभा नहीं देता है, सो प्लीज़ डोंट डू दिस। दोस्तों, इस वक्त जो आप देख रहे हो मेरे सामने, ये किले के ठीक पीछे का रास्ता है, और पीछे की जगह यहाँ पे हाथियों को बांध के रखा जाता था, और हाथी यहाँ पे पानी वानी पीने के लिए आया करते थे। और जो किले के सैनिक थे वो भी यहीं रहा करते। गाइस ये देखो, ये उस ज़माने का स्विमिंग पूल है। आई थिंक अभी से काफ़ी बेटर लग रहा है। ये ऊपर से कवर्ड है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये महल के पीछे का गार्डन है, और यहीं पे अकबर के जो वैद्य वगैरह होते थे, जो इलाज करते थे लोगों का, वो यहीं पे रहा करते थे। आइए दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं पंचमहल। ये महल जो है वो मनोरंजन का स्थान था। यहाँ पे डांसर्स आते थे, डांस करते थे, और ये यहाँ पे महफिलें लगती थी। वैसे तो ये पंचमहल है, यानी कि 5 मंजिलें हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो सिर्फ 4 मंजिलें हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस 4 मंजिले महल की जो वास्तुकला है वो किसी बौद्ध मंदिर से प्रेरित होती है। इसमें कुल 176 खंबे हैं, 176, जिनमें से लगभग 84 खंबे जो है वो भूतल पर हैं, और
फर्स्ट फ्लोर पे 56 और फिर 20 एंड देन 12 और जो लास्ट वाला फ्लोर है उस पे 4 खंबे हैं और इसके ऊपर जो है जिसे 5th फ्लोर बोल रहे हैं उसमें जस्ट एक छतरी है तो उसको भी मतलब मंजिलों में आप ऐसे काउंट कर सकते हो बट मोस्टली ये सिर्फ 4 मंजिलों का महल है और इसके ठीक सामने अनूप तालाब भी है वहां भी मैं आपको लेके चलूंगा फिलहाल मैं आपको ये पंचमहल अंदर से दिखा देता हूँ और इसके अंदर शौचालय की भी सुविधा है और पीने का पानी भी आपको मिल जाएगा हालांकि जो पीने का पानी था मुझे उसका टेस्ट कुछ अजीब सा लगा मतलब मैं आदी नहीं हूँ इस चीज़ का तो इसलिए तो बहुत सारे लोग ऐसे पानी की बोतल कैरी कर रहे थे अपने साथ तो एज योर विश वैसे पानी की बात करते करते अनूप तालाब भी आ गया तो चलिए अब हम बात करते हैं अनूप तालाब के बारे में ये जो तालाब है ये एक अद्वितीय तालाब है स्थानीय प्रांगण को ठंडा करने और सम्राट के लिए एक मनोरंजन स्थल प्रदान करने में मदद करने के लिए बनाया गया था लाल बलुआ पत्थर की चिनाई वाला तालाब एक वर्गाकार द्विपक्षीय योजना में सम्मिलित रूप से अलग किया गया है 4 पत्थर के पुलों के बीच एक केंद्रीय मंच की विशेषता वाले इस मंच पर एक बार मंडप से ढकी एक कुर्सी रखी गई थी इस मंच का उपयोग कलाकारों के लिए एक मंच के रूप में भी किया जाता था पत्थर के पुलों को पानी की सतह पर उजागर शीर्ष पर सुंदर राहत नक्काशी वाले स्तंभों द्वारा समर्थित किया गया है 1578 ईस्वी में अनूप तालाब को तांबे चांदी और सोने के सिक्कों से भरने का आदेश किया गया था जिन्हें बाद में अकबर द्वारा अपने समुदाय में वितरित किया गया आइए अब चलते हैं तुर्की सुल्ताना के महल की तरफ यह महल सम्राट अकबर की पत्नियों में से एक तुर्की राजकुमारी के नाम पर रखा गया है यह महल भारतीय और फारसी स्थापत्य शैली का मिश्रण है इस महल की कुछ खास बातें हैं यह महल अनूप तालाब के कोने पर बना हुआ है और पुल से जुड़ा हुआ है इस महल की छत पर ज्योमेट्रिकल पैटर्न लकड़ी पर मध्य एशियाई नक्काशी की याद दिलाती है इस महल के अंदरूनी हिस्से को जटिल ज्यामितीय पैटर्न और भित्ति चित्रों से सजाया गया है इस महल में शिकार और दरबारी जीवन के दृश्य दर्शाए गए हैं इस महल में जटिल रूप से डिजाइन किए हुए ब्रैकेट हैं जो उभरी हुई बालकनियों को सहारा देते हैं इस महल की बड़ी मेहराबदार खिड़कियां नक्काशीदार पत्थर से बनी नाजुक स्क्रीन से सजी हुई है चलते हैं अब दीवाने खास की तरफ और जानते हैं कि आखिर क्या खास है इस दीवाने खास में तो दीवाने खास जिसे निजी श्रोताओं का हॉल भी कहा जाता है सम्राट अकबर द्वारा अपने खास और प्रतिष्ठित मेहमानों के मनोरंजन के लिए बनाया गया यह एक भव्य हॉल है यह वह जगह है जहां गणमान्य व्यक्ति बुद्धिजीवी और आध्यात्मिक नेता सम्राट के साथ बैठकें करते थे इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत नक्काशी वाला पत्थर का मशहूर खंभा भी है जो कि मतलब बाकी अगर महलों की बात की जाए तो उससे काफ़ी अलग था ये और अब चलते हैं भंडार गृह की तरफ जैसे कि नाम से ही जाहिर है आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी जगह है जी हाँ तो ये वही जगह है जहाँ पर सारा का सारा खजाना रखा जाता था और भंडार होते थे जो भी मतलब बोरियाँ होती थी खाने पीने की सोने चांदी की वो सारी की सारी वो यहीं पे रखी जाती थी राजा महाराजा अपना खजाना रखा करते थे फिलहाल तो खजाना कुछ भी नहीं है फिलहाल तो ये जगह ही एक खजाना है और अब चलते हैं हम जोधाबाई की रसोई की तरफ तो जैसा कि अगर आपको इतिहास के बारे में पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि जो जोधाबाई थी अकबर की तीसरी पत्नी उन्होंने कहा था कि उनकी रसोई सबसे अलग होनी चाहिए क्योंकि वो एक हिंदू समाज से आती थी तो वो नॉनवेज नहीं बनाती थी ना खाती थी तो वो चाहती थी कि उनकी रसोई सबसे अलग हो जहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन खाना बने और अकबर चूंकि जोधाबाई से बहुत प्यार करते थे तो वो उनकी ये इच्छा कैसे टाल सकते थे तो उनके लिए एक अलग से रसोई बनाई गई और चूंकि उसके दरवाजे अभी बंद हैं तो खिड़कियों से जो कुछ भी हमें दिखा हमने वो रिकॉर्ड किया और अब हम चलते हैं जोधाबाई के महल की तरफ जोधाबाई महल फतेहपुर सिकरी में सबसे बड़ा महल है जिसे मुगल बादशाह अकबर ने
1569 में अपनी पसंदीदा रानी पत्नी जोधाबाई के लिए बनाया था। हिंदू राजकुमारी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद अकबर ने उनके नए घर को यथासंभव पुराने घर जैसा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जोधाबाई महल अकबर ने उनके सम्मान में बनवाया था और यह उनके हरम में सबसे बड़ा आवासीय महल था। इसे रनिवास और जनानी ड्योढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इनके अंदर किसी भी पुरुष का जाना मना था, सिर्फ महिलाएं इनके अंदर जा सकती। इस महल को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यह बिल्कुल एक राजस्थानी स्टाइल राजपूत प्रभाव को दर्शाता है और एक आंगन के चारों ओर बना है जिसमें गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा गया। इस महल का ख्वाबगह एक सुंदर और विशाल 2 मंजिला परिसर है। महल में एक हिंदू मंदिर और एक तुलसी मठ है जिसका उपयोग उनकी पत्नी पूजा करने के लिए किया करती थी। इस महल की खास बात यह है कि यह महल आंतरिक रूप से अकबर के महल से भी जुड़ा हुआ है। इमारत में दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के चित्रण के साथ साथ कई हिंदू रूपांकनों का उपयोग किया गया है, जो पुष्टि करता है कि इमारत में रहने वाली एक हिंदू महिला थी। इस महल में अलग अलग गुजराती और राजस्थानी वास्तुकला के नमूने हैं। महल के अंदरूनी हिस्से में हंस, हाथी, तोते, श्रीवास्तव चिन्ह आदि जैसे कई रूपांकन पाए जा सकते हैं। महल के पश्चिमी स्वीट में जो मंदिर के रूप में कार्य करता था उसमें वेदिकाएं और अन्य हिंदू रूपांकन है। ये कृष्ण मंदिर हुआ करता था। यहाँ पे कृष्ण भगवान की प्रतिमा होती थी और यहीं पे जोधाबाई पूजा करती थी। और गाइज लास्ट में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लॉक रूम की भी सुविधा है जहाँ पर आकर आप अपना सामान रख सकते हो और उसके बाद आप पूरे दिन घूमने के बाद अपना सामान लेके वापस जा सकते हो। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलेंगे अपने डे 3 में वृंदावन की तरफ और दिखाएंगे आपको हम अपने वृंदावन की जर्नी कैसी रही और बताएंगे वहाँ की कुछ खास चीज़ें जो आपको भी हेल्प करेंगी अपने वृंदावन टूर को प्लान करने में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।